ये जो अगर स्कैम हुआ है, जो कि डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली स्कैम वहां पर है, चीटिंग हुई है, क्योंकि अब बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मीन्स चीटिंग करवाई है, कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है। तो जो हम अभी ट्रेंड्स लेके चल रहे हैं वो साथ में कि नीट इज नॉट नीट एंड क्लीन एनीमोर। अब लगातार देखिए, जैसे जो लेटेस्ट अपडेट है कि ये केस अब सीबीआई के पास है और राइट। गिरफ्तारियां होना चालू हो गई हैं, वो नए एविडेंस सामने लेके आ रहे हैं। कल एबीपी न्यूज, एक बहुत बड़े न्यूज चैनल ने ये चीज सामने लेके आया कि ये जो पूरा घोटाला है ये अराउंड अराउंड 700 करोड़ का है। इवन एनटीए के हेड को ही उस कमेटी का हेड बनाना जो कि इंक्वायरीज को सेट करेगी, देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। अब ये तो वही वाली बात आ गई कि आपने चोर को ही कोतवाल बना दिया है और फिर पूछा जा रहा है कि चोरी कहाँ हुई है। इसलिए सीबीटी बोला जाए, अगर दिख रहा है कि नीट फेयर वे से कंडक्ट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कॉल लिया जाए और रीनीट किया जाए। जले हुए पेपर मिले हैं, इवन कंडक्शन ऑफ एग्जाम के टाइम पे पेपर को सही रूप से सुचारू रूप से नहीं कराया गया है, हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश का पेपर दिया गया है, टाइम से इसे मैनेज नहीं किया गया। ये एनएफ पैरामीटर्स हैं जो कि ये बता रहा है कि 2024 का नीट टोटल रिग्ड एग्जाम था। बट अगर ये फेयर कंडक्शन नहीं है तो बच्चों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर स्टूडेंट को, कि एक फेयर कंडक्शन से ही आगे की चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। अगर आज एक फेयर कंडक्शन के बिना ही ये प्रोसेस आगे चला गया तो बहुत सारे आने वाले डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। सीबीआई अपना काम करे, जो गिल्टी है उनको सजा मिले, लेकिन बच्चों की तरफ से भी सोचा जाए, पेरेंट्स की तरफ से भी सोचा जाए। एक फेयर कंडक्शन ही उनके अगले प्रोसेस को सही करेगा और बच्चों को भी रेडी होना होगा। जैसे लास्ट वीडियो के साथ भी, और मैं अब रोज हर बच्चे से मिलते हुए ये कर रहा हूँ कि हम लड़ तो रहे हैं लेकिन हमको बेटा पढ़ना भी होगा। विदाउट पढ़ाई आगे का, पढ़ाई जो है वो पढ़ने का ही नेचर है। तो लड़ाई के साथ पढ़ाई, नवोदय एकेडमी लगातार इस चीज को हर जगह पे प्रमोट कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं वो प्रशांत यादव जी हैं। ये डायरेक्टर हैं नवोदयान एकेडमी इंदौर के, जो कि इंदौर में एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है एनईईटी और आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए। प्रशांत सर की एक्सपर्टीज जो है वो फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और वीएलएसआई डिजाइन जैसे सब्जेक्ट में है। प्रशांत जी, आपने आपके बिजी शेड्यूल में से एक बार फिर हमारे चैनल और व्यूअर्स के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल। प्रशांत जी, अभी जस्ट एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि प्रशांत जी हमारे साथ हैं और वो आईआईटी और नीट से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। सही सी बात है, सब्जेक्ट जो उनके साथ है बात करने का वो करंट जो नीट से रिलेटेड एक इशू चल रहा है उसके अंदर जो फर्दर अपडेट्स हैं हम उसके ऊपर सर से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सही और ऑथेंटिक जानकारियां इस कॉल के दौरान सामने आए ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं जस्ट एक चीज़ शेयर कर दूं कि ये केस अब सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है और सीबीआई ने 2 लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया है। ये कल शाम तक की न्यूज़ है। प्रशांत जी, हमने करीब करीब 2 हफ्ते पहले इसमें बात करी थी, तब से लेके अब तक काफ़ी कुछ अपडेट्स इस नीट रिलेटेड इशू के अंदर आगे आ गए हैं। क्या आप जो मेन पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझने के लिए आसान हो, फिर हम हमारे कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। देखिए, जैसे ये जो मुद्दा था ना, जैसे 5th ऑफ मई को राहुल जी एग्जाम हुआ था नीट 2024 का, एंड अराउंड अराउंड आफ्टर द एग्जामिनेशन जो पेपर का एक लेवल था, मॉडरेट लेवल सेट हुआ था और वहां से ही हर बच्चे के स्कोर्स को काफी अच्छा माना जा रहा था। जब हमने खुद नवोदय एकेडमी में बच्चों के स्कोर्स चेक किए थे तो बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे थे एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। बट लगभग लगभग 1-1.5 महीने में रिजल्ट्स एनटीए प्रोवाइड करते हैं, लेकिन 14 जून का जो रिजल्ट आना था वो 4 जून को रिजल्ट आ गया और रिजल्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था क्योंकि उसमें कुछ नंबर्स, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी थी जो कि बहुत ही ज्यादा सडनली रखी गई थी। जैसे कि 67 बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स है। उस इतने बड़े एग्जाम के अंदर आज से पहले कभी भी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। डेफिनेटली 2-3 स्टूडेंट्स स्कोर्स करते थे जो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ रहे थे, पर इतना बड़ा नंबर आज तक कभी नहीं आया था। उसकी वजह से वहीं पे कुछ समझ में आने लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। और जब इन पे सवाल उठाने लग गए वेरियस इंस्टीट्यूट्स, बच्चे, पेरेंट्स, गार्जियंस, इन्होंने सवाल उठाए तो आफ्टर 2-3 डेज एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाली चीज को जाहिर किया। उनके नोटिस में ग्रेस मार्क्स आया
जो कि नीट में पहली बार था। उसकी वजह से फिर और क्वेश्चंस हुए, जैसे एक बच्ची की तरफ से बोला था कि टॉर्न एमआर मिली उनको, उनकी फटी हुई एमआर थी, ओएमआर की वजह से उनके नंबर्स ज्यादा आने थे पर कम हुए। बाद में पता चला कि वो केस जो उन्होंने किया वो फेक केस था, ऐसा कुछ था नहीं। मतलब बहुत सारी गतिविधियां लगातार पैरेलल में, हर डे कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स आते चले गए। अब जैसे कि इस केस को, ये जो अगर स्कैम हुआ है, जो कि डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली स्कैम वहां पर है, चीटिंग हुई है, क्योंकि अब बहुत सारे प्रूफ्स हैं। मींस अब बहुत सारे एविडेंस हमारे सामने हैं कि हाँ डेफिनेटली इस पूरे प्रोसीजर में जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने चीटिंग करवाई है, कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है। तो जो हम अभी ट्रेंड्स लेके चल रहे हैं वो साथ में कि नीट इज नॉट नीट एंड क्लीन एनीमोर, जो कि मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि ये बहुत साफ सुथरा एग्जाम है, यहाँ पर धांधलेबाजी नहीं होती, करप्शन नहीं होता, पेपर लीक्स नहीं होते। और वो चीज अब नीट जैसे एग्जाम में भी होना स्टार्ट हो गई है। अब लगातार देखिए, जैसे जो लेटेस्ट अपडेट है कि ये केस अब सीबीआई के पास है और गिरफ्तारियां होना चालू हो गई हैं, वो नए एविडेंस सामने लेके आ रहे हैं। कल एबीपी न्यूज, एक बहुत बड़े न्यूज चैनल ने ये चीज सामने लेके आया कि ये जो पूरा घोटाला है ये अराउंड अराउंड 700 करोड़ का है। तो बच्चों के भविष्य के पीछे बहुत ज्यादा रिस्क लिया गया है और बहुत ज्यादा बेईमानी हुई है। तो हमारा बस इतना सा है कि ये वाली सारी चीजें डेली कोई ना कोई अपडेट्स आते चले जा रहे हैं इस मामले के अंदर। तो डेफिनेटली ये बात पक्की है कि हाँ, नीट के एग्जाम 2024 के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई है। अब होप सो, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे, क्योंकि नीट ने, एनटीए ने एक काम किया कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, 156367 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करते थे, उनको ऑप्शन दिया कि आइदर आप रीनीट का एग्जाम फाइट कीजिए और अपने मार्क्स को बढ़ाइए, या फिर आप जो ग्रेस मार्क्स हटा के मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो एग्जाम भी 23 जून को होना था, लेकिन वो एग्जाम भी नहीं हुआ। इवन उसका पेपर रिलीज जरूर हुआ है कि जो पेपर देने वाले थे वो उसमें एक बहुत खास बात है राहुल जी, अगर आप उस पेपर को देखेंगे ना तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों ने नीट 2024 दिया, अगर वो रीनीट 2024 का पेपर देखेंगे, आप उस पेपर को अच्छे से एनालाइज कीजिए तो बहुत सारा सेक्शन ऐसा था जो रिड्यूस सिलेबस के अंदर से नहीं आया था। मतलब कि जो सेक्शंस एनसीईआरटी से हटा दिए गए थे 2023 में, उनके क्वेश्चंस को भी रीनीट के पेपर में रखा गया। अब अगर सिलेबस ही वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ऐसे एग्जाम के में भी बच्चों के लिए फायदा नहीं है, वहां पर बच्चों का नुकसान ही है, क्योंकि अब वो सिलेबस से आउटसाइड भी पूछना चालू कर दिया। वो एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ, उस पर स्टे आया, और डेट्स वाई अभी काउंसलिंग का कोई डेट्स अपडेट्स नहीं है, अभी बच्चों को क्या करना है उसका कोई अपडेट्स नहीं है। तो बहुत ज्यादा दुविधा में चल रहा है हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स। लगातार हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स, इवन जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है वो भी मिलने आते हैं कि सर अब क्या किया जाए, हम किस तरीके से इसको टैकल करें। तो अभी बहुत सारी चीजें लगातार हो रही हैं, बट इम्पॉर्टेंट वही है कि इन अपडेट्स के थ्रू अपडेटेड रहें कि क्या क्या आ रहा है, और डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकली जो बच्चा अभी त्रस्त हो रहा है उस बच्चे की हेल्प की जाए, उस बच्चे को समझाया जाए, क्योंकि उसकी लाइफ में ये इसके लिए फर्स्ट स्टेप है, ये पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। जी राहुल। बराबर जी, बिल्कुल बराबर। और आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताई कि पिछले कुछ समय में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, और वाकई में ये बच्चों के लिए एक बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट है, एक बहुत बहुत एम्बिग्यूटी है इसके अंदर, और क्लैरिटी जो है वो यहाँ पर बहुत कम है। तो उस हिसाब से आगे का विजन जो एक बच्चे को होना चाहिए, जिसके करियर में, उसके पाथ में, कि यहाँ से अब आगे क्या, तो वो चीज़ें बहुत अभी धुंधली सी है। और रही बात जो आपने कुछ न्यूज़ चैनल्स की बताई, फिर एक न्यूज़ चैनल ने उसको 700 करोड़ के आसपास का घोटाला बताया। फिर कल मैं शाम को एक और चीज़ देख रहा था कि एक न्यूज़ चैनल ने जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तार लोगों के पहले, उनकी गिरफ्तारी से पहले उनसे बातचीत हुई तो पता पड़ा कि यहाँ पर 4 लोगों को ठहराया जाना था, फिर 20 लोग आ गए। फिर उसके बाद में जब उन्हें पता पड़ा तो उन्होंने वहाँ से उनको जाने के लिए कहा। फिर वो पेपर जो वो तैयारी कर रहे थे वो जला दिए गए। फिर उस जले हुए जो पेपर के टुकड़ों थे उसमें से एक्चुअल पेपर को मैप किया तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच होते हुए दिखे। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि ये लीक जो है ये एक सर्टेन एरिया तक ही लिमिटेड था या फिर ये एक पूरा नेशन वाइड फैला है। यस ये तो हमको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ में आएगी। पर इस दौरान
बच्चों के साथ में जितनी उनको क्लैरिटी मिल सके और जितना उनको सपोर्ट मिल सके वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली। प्रशांत जी, इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन निकल के आता है कि हाँ जी। नीट जो है उसको पिछले कुछ समय से सेंट्रलाइज एग्जाम की तरह ट्रीट किया गया, हाँ राइट? जी। पहले ये शायद सब स्टेट्स में अलग-अलग एग्जाम्स के तौर पे हुआ करती थी। उसमें हर डेफिनेटली। एक स्टेट का अलग-अलग नाम हुआ करता था उस एग्जाम का। फिर ये अभी पिछले कुछ समय से एक सेंट्रलाइज एग्जाम की तरह ट्रीट होने लगी। तो क्या एक सेंट्रलाइज एग्जाम की तरह इसको कंडक्ट करना, क्या ये वाकई में एक अच्छा स्टेप था या फिर ये एक गलती थी? राहुल जी, ये भी बहुत मतलब बहुत डिस्कशन वाला टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम्स आफ्टर 2014-15 नीट को लेके आया गया है। हम्म। लेकिन इससे पहले स्टेट लेवल पीएमटीज होते थे। हर हम्म। इंडिविजुअल स्टेट्स अपने पीएमटीज को कंडक्ट कराते थे। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एमपी पीएमटी होता था, यूपी में यूपी सीपीएमटी होते थे। तो कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट जो कि नीट बनाया गया, वो इस वजह से ही बनाया गया, कारण यही है जो आज हो रहा है, उसी वजह से नीट बनाया गया था। क्योंकि हम्म। स्टेट लेवल्स पे भी बहुत ज्यादा करप्शन होता था। जैसे हम्म। जब एमपीपीएमटी के अंदर ये वाली चीज आई तो एक वर्ष के अंदर वहां पर भी बहुत करप्टेड था। इवन जो रैंक 1, 2, 3 थे, ऑल आर करप्टेड। उन सब बच्चों के पास पेपर्स थे, पेपर लीक के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ था, जो टॉप रैंकर्स थे उस टाइम। और तब बराबर। एमपीपीएमटी बंद किया गया। और ऐसे ही जब सीबीएसई इस पेपर को कंडक्ट कराता था तो पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा होता था, बट करप्शन हम्म। लेवल स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा था। पेपर लीक्स होते थे, डेफिनेटली हर साल पेपर लीक हो रहा था। इसकी वजह से नीट बनाया गया। और नीट को सेंट्रलाइज इसलिए रखा गया ताकि आज जैसा दिन हम बच्चों के साथ देख रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, बच्चे फेस कर रहे हैं, वो दिन कभी ना आए। ये करप्शन वाली बराबर। चीज सेंट्रलाइज एग्जाम में ना हो। लेकिन इतने हम्म। साल होने के बाद लगभग लगभग 9-10 साल हो गए नीट को होते हुए। अब अगर नीट को होते हुए इतने साल हो गए तो फर्स्ट टाइम ये इतना बड़ा हुआ है करप्शन, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से आज सबकी निगाहें नीट के ऊपर है। हर एक हम्म। इंडस्ट्री के अंदर आज नीट की बात हो रही है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। किसी को भी अधिकार नहीं है इस चीज का कि वो उनके भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ कर सके। और खासकर ये इस एज ग्रुप का बच्चा वो होता है जो अभी 17-18 साल का है। वो बहुत बराबर। मेंटली बहुत छोटे एज के होते हैं। दैट्स वाई वो क्या है, वो टैकल भी नहीं कर पाते ऐसे सिचुएशंस को। जैसे बहुत दुखद हम्म। घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, वेरियस हम्म। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल और ओवर द कंट्रीज वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं। और देखिए, चाहे ये चीज कल को जाके सॉल्व हो जाए, लेकिन जो बच्चों ने सुसाइड की है वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये बराबर। मेरी एक दरख्वास्त रहती है पूरी कमिटी से, सारे सिस्टम से, कि ऐसी चीजें नहीं। क्योंकि अभी भारत सरकार ने लॉज भी बनाना स्टार्ट किए हैं पेपर लीक्स के थ्रू। अगर पेपर लीक होते हैं तो उस पर सजा का प्रावधान दिया है, जुर्माना दिया है। बट ये चीजें हम इतने वर्स्ट केस में आके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में पेपर लीक्स की बातें पहले भी आ रही थी, पहले भी हो रहे थे, स्टेट लेवल हो जाए या सेंट्रल लेवल हो जाए। वो लॉ बनाने के लिए हम इतना वेट क्यों कर रहे हैं? किसी बच्चे की जान जाने के बाद, किसी के जाने के बाद लॉ बनाया जा रहा है। वो सबसे खतरनाक चीज भी बोलूंगा मैं, और सबसे बेकार भी, क्योंकि वो चीज रिटर्न नहीं हो सकती। हम एक एग्जाम को हम्म। वापस करा के शायद से नंबर सिस्टम्स को वापस से सही रख सकते हैं, लेकिन अगर एक बच्चे ने सुसाइड कमिट कर ली है तो वो बच्चे को हम वापस कभी नहीं लेके आ सकते। और वो सबसे बड़ा लॉस है फॉर दिस कंट्री, क्योंकि ये जनरेशन वाले बच्चे, इस एज ग्रुप के बच्चे ही फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री है। ऐसे ही इनको हम्म। स्टेब्लिश किया जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। क्योंकि मैं अब सबसे ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस इस बात पे देता था कि दिस इज अ फेयर एग्जाम। आपकी हम्म। हार्ड वर्क ही आपको सफलता दिलाएगी यहाँ पर, बहुत फेयर है। और आज अगर उन बच्चों का विश्वास इसी चीज पे नहीं है कि एग्जाम फेयर है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा ऑन दिस कंट्री, इस सिस्टम पर, जो इतने बड़े लेवल पे एग्जाम को कंडक्ट कराने के बाद भी इतना बड़ा स्कैम हो रहा है यहाँ पर। तो सेंट्रलाइजेशन इशू नहीं था, सेंट्रलाइजेशन हम्म। कभी भी इशू नहीं था, सेंट्रलाइजेशन ही सॉल्यूशन था। लेकिन हम्म। अगर सेंट्रलाइजेशन के अंदर अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतना बड़ा करप्शन, हम्म। इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, तो डेफिनेटली हमको स्टेप बैक करना होगा, सिस्टम को बराबर। वापस से बनाना होगा, देखना होगा कि गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि मैं मानता हूं कि इतने बड़े सेंट्रलाइज एग्जाम को कंडक्ट कराना भी एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हाँ। आप 24 लाख बच्चों का एक दिन पे, एक समय पे, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, डेफिनेटली टाइम का मिसमैनेजमेंट होगा, टाइम आगे पीछे होगा कहीं ना कहीं। लेकिन उस सिस्टम को और रोबस्ट बनाना चाहिए और रिजिड बनाना चाहिए, इस तरीके से कि जो डिसिप्लिन्ड वे में सिस्टम जाना चाहिए वो होना चाहिए, इस वजह से, ताकि बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो पर सेंट्रलाइजेशन एक सॉल्यूशन था, ना कि प्रॉब्लम थी। वो 2024 में प्रॉब्लम आके खड़ी हुई है।
जैसे साउथ के बहुत सारे स्टेट्स हैं, साउथ ऑफ इंडिया के, जो कि लगातार हर साल डिमांड करते हैं फॉर स्टेट्स एग्जाम कि वो अपने स्टेट्स में पीईटी एंड पीएमटी कंडक्ट कराएं, वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहते। इवन कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जो कि हर साल इस चीज को अपोज करता है टू मेक दिस सेंट्रलाइजेशन को, उसको हटाएं, वो सेंट्रलाइज एग्जाम को हटाएं, अगेन स्टेट लेवल के एग्जाम पे आए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छा कंडक्ट कर सकते हैं। बट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन उनका सॉल्यूशन था, उस समस्या का सॉल्यूशन जो स्टेट्स ने क्रिएट की थी। अब सेंट्रलाइजेशन ही अगर एक प्रॉब्लम बन गई है तो हमें स्टेप बैक होकर सिस्टम को वापस से फॉर्म करना चाहिए, सोचना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इस टाइम कंट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स के पास सॉल्यूशंस हैं कि किस तरीके से इस एग्जाम के अंदर होने वाली छोटी छोटी गलतियों को हटाया जा सकता है, क्योंकि वो डे टू डे इसको डील करते हैं, वो हर टाइम इन बच्चों के साथ हैं, डे टू डे एक एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं। इवन इनका स्केल कम है, बट ये है कि उनको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बार उनके साथ बैठ के, इवन गवर्नमेंट उनके साथ बैठ के, हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक कॉमन लेवल पे एक ऐसी चीज को फॉर्म कर सकते हैं जिसमें हर बच्चे के साथ जो आज नाइंसाफी हुई है वो कभी आगे फ्यूचर में ना हो। ये बराबर, बिल्कुल आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपने कही, स्पेशली जो एक अप्रोच की बात कही, वो अप्रोच जो है वो हमारी रिएक्टिव अप्रोच है आज के समय में। वो रिएक्टिव अप्रोच ना होते, वो प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी कोई भी अनफॉर्चुनेट स्टेप किसी भी स्टूडेंट ने अगर ली है या अगर वो ऐसा सोचता भी है, तो ये बहुत सीरियस बात है, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी स्टेप होने के बाद में हम कितने भी करेक्टिव मेजर्स ले ले, हम उस बच्चे को वापस नहीं पा सकते। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही, जो बहुत बहुत अच्छी बात है, कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो इस तरह की बॉडीज हैं या इस तरह के लोग हैं जो इनके प्रॉबेबल सॉल्यूशन के ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, वो तो अब सबको पता है। पर इस इशू के ऊपर, इस प्रॉब्लम के ऊपर अगर कोई प्रॉबेबल सॉल्यूशन के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात कर सकता है या अपने व्यू रख सकता है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए और गवर्नमेंट को उनसे रीच आउट करके एक टेबल पर बैठ के इसके सॉल्यूशन के ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, ताकि एक सही और कंस्ट्रक्टिव चीज़ें इसमें सामने आ सके। अब एक और चीज मेरे माइंड में आती है इस एग्जाम को लेकर, नीट हो या आईआईटी हो, एक और एग्जाम पूरे भारत में होती है और बहुत अच्छे से होती है, वो होती है कैट, जो कि एमपी के लिए होती है, राइट? बिल्कुल, वो एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होती है, राइट? और वो एग्जाम एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ड्यूरेशन में कंडक्ट होती है, राइट? बिल्कुल। और उस एग्जाम ने भी ऑफलाइन पैटर्न को छोड़ के ऑनलाइन पैटर्न की तरफ वो एग्जाम गई है, और वो एग्जाम बहुत अच्छे से कंडक्ट होती है बगैर इस तरह के किसी इशू के। तो क्या वो अप्रोच हम नीट में नहीं देख सकते? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, ये भी ना डिस्कशन पॉइंट चल रहा है काफी सालों से, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे व्यूज हुए हैं, रिव्यूज हुए हैं कि नीट को, क्योंकि नीट अभी आफ्टर 12th वन ऑफ द एग्जाम है जो अभी भी पेन एंड पेपर बेस्ड हो रहा है, जिसका स्ट्रक्चर अभी भी वैसा ही है जैसे 15 साल पहले था। उसके अंदर अभी भी वो चीज चेंजेस नहीं लाए हैं कि उस एग्जाम को सीबीटी की कंडक्ट करा जाए, कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा जाए उसको। इवन क्योंकि जेई को कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है कि जब जेई मेंस होता है और वो डिफरेंट स्लॉट्स में, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होने की वजह से डिफरेंट स्लॉट्स में कंडक्ट कराया जाता है, डिफरेंट सेट्स ऑफ पेपर रखे जाते हैं और उसको सीबीटी कंडक्ट कराया गया और वो बहुत फेयरली कंडक्ट हो भी रहा है। बट नीट को अभी भी लगातार काफी समय से पेन एंड पेपर ही रखा गया, आज भी 2024 तक ये पेपर पेन एंड पेपर ही हो रहा है। अब इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो कंटिन्यूसली बिहेवियर जैसा सिस्टम चला जा रहा है वैसा बनाया जा रहा है, उसको चेंज करने की तरफ नहीं जाए। एक ये है कि ये स्टेप उठाया जा सकता है कि सीबीटी कंडक्ट कराया जाए पेपर को, क्योंकि वहां पर क्या है कि बच्चे की अप्रोच बिल्कुल चेंज हो जाती है। आज एक जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, उसके लिए पेन एंड पेपर की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, वहीं पे एक बच्चा जो जेई प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए सीबीटी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसको कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि वो क्वेश्चंस को अपनी स्क्रीन पे पढ़ रहा है, वहीं पे आंसर को टिक कर रहा है। यहाँ पेन एंड पेपर में क्या है, वो पूरा रेफरेंस चेंज हो जाता है, वो इस रेफरेंस में क्वेश्चन को पढ़ रहा है
और देन OMR फिलिंग कर रहा है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जहाँ पेन एंड पेपर होता है वहाँ OMR फिलिंग में भी एक टाइम जाता है, और OMR के अंदर मिस्टेक्स के थ्रू भी बच्चों के मार्क्स नेगेटिव होते हैं। टोटल डिफरेंट अप्रोच। ये मेरा मानना ये है कि इट्स नॉट अबाउट कि हम उसे CBT लेके जाएं या उसे पेन एंड पेपर जाएं, ये तो एक डिसीजिव पावर है कि अगर आप कैसे एग्जाम को कंडक्ट करा जाए। हाँ, पर डेफिनेटली ये देखा गया है कि पेन एंड पेपर की अप्रोच जो है वो एक बहुत पुरानी अप्रोच की तरह रखा गया है, पहले भी एग्जाम ऐसे ही होते थे। बट CBT आज के दौर है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने के तहत आप ज्यादा उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, बच्चों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा उनके पास मिस्टेक्स ना हो। देखिए, जैसे OMR फिलिंग के दौरान बच्चा अपना रोल नंबर और नाम तक गलत भर देता है कभी कभी, एंड वो पैनिक स्टेट क्रिएट करता है एग्जाम से पहले। तो ऐसी सारी समस्याओं को हटाने के लिए ही CBT आया था। और इफ सेम कंडक्टिंग बॉडी है जो पेपर सेट कर रही है, अगर NTA JEE को CBT करा रही है तो डेफिनेटली वो नीट को भी CBT करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट यही है कि उसकी कुछ प्रॉब्लम्स अपनी होती हैं, लाइक कंप्यूटर लैब्स का होना, उतनी स्ट्रेंथ तक के बच्चों को एक साथ मैनेज कर पाना, नंबर ऑफ डिफरेंट स्लॉट्स को क्रिएट करना, क्योंकि अगर एक एग्जाम पेन एंड पेपर है तो एक सिंगल डे पे पेपर को कंडक्ट किया जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर CBT बेस्ड है तो लैब्स की कमी होने के कारण, कंप्यूटर सिस्टम्स की कमी होने के कारण उनको डिफरेंट स्लॉट्स में रखा जाता है। डिफरेंट स्लॉट्स की वजह से पेपर्स के पैटर्न्स को भी डिफरेंट डिफरेंट रखा जाएगा कि अगर कोई एग्जाम 5 मई को हो रहा है तो नेक्स्ट स्लॉट विल बी 7th of May, तो विद इन इस 2 डेज में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो अगर CBT एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो वो डिफरेंट स्लॉट्स में रहेगा, एंड पेन एंड पेपर क्या है, सेम डे एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। डिफरेंट स्लॉट्स में बस वही है कि वहां पर एक गैप जरूर मिलता है कि अगर 24 आवर्स बाद जाके सेकंड स्लॉट आ रहा है, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट है। जैसे सेम IIT जो कंडक्ट करते हैं, IIT पेपर सेट करके कंडक्ट होता है, दैट इज गेट में शिफ्टिंग होती है कि मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, और CBT होने की वजह से बस वहां पर सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहां पेपर लीक्स के केसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर हम एज ए रेमेडी एक सॉल्यूशन की तरफ देखें तो नीट को नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली CBT की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि ये पेन एंड पेपर वाली जो कल्चर है ये नीट से भी हट जाए और बच्चा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को दे। वहां पर ज्यादा सिक्योर पेपर हो रहा है, ज्यादा सिक्योरिटी से पेपर लिया जा रहा है, बच्चे के मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे से कैलकुलेट होते हैं। क्योंकि क्या है, OMR फिलिंग में भी बहुत इश्यू आता है कि बच्चे ने सही से OMR को फिल किया है कि नहीं किया। अगर वो मशीन पेपर को रीड ही नहीं करा, उस सर्कल को रीड आउट ही नहीं किया, तो वो भी मार्क्स में बहुत डिफरेंस आता है। तो इस कल्चर को हटाया जा सकता है, और बहुत इजीली हटाया जा सकता है, क्योंकि वेरियस एग्जाम्स, इवन कैट की बात नहीं, कैट, गेट, JEE, ये सब CBT कंडक्ट होने लग गए और काफी समय से बहुत अच्छे से कंडक्ट होते हुए रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि ये सॉल्यूशन डेफिनेटली 2024 का एक सॉल्यूशन ये भी है कि नीट को CBT कंडक्ट कर दिया जाए, ताकि ये सारी चीजों से बच्चों पे कोई फर्क ना पड़े, उनके फ्यूचर को कोई भी एट रिस्क ना है, उनके साथ कोई भी बेईमानी ना हो। बिल्कुल सही बात है। और ये चीज मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व करी है, देखी है कि जो CBT पैटर्न में जो टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं, और उसके अंदर जो एक पेपर लीक वाली जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग नहीं के बराबर हो जाती है, क्योंकि आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट वहां पर खत्म हो जाता है। तो जहां पर आपका एक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, एक आपका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा पेपर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए, तो वो चीजें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें कुछ एरर के चांसेस होंगे। और जाहिर सी, जैसे कल हम लोग देख रहे थे कि एक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच थी, वहां से जो उसको पुलिस स्टेशन तक लेके जाना था पेपर को, वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और उस 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस ऑटो ने 2.5 घंटे लगा दिए। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेशन पीछे क्रिएट होती है कि उस ऑटो की प्रोसेस के दौरान भी कहीं कुछ ऐसा हुआ क्या। तो जितना हम लोग ह्यूमन इंटरेक्शन इस तरह की प्रोसेस में कम करेंगे, उतनी हम हमारी प्रोसेस को, इस एग्जाम प्रोसेस को फेयर करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन जो है वो NTA से रिलेटेड मेरे माइंड में यहाँ पर आता है कि NTA हाल ही में जब से ये नीट का इशू स्टार्ट हुआ है उसके बाद से कुछ एग्जाम्स जो हैं उन्होंने कैंसिल किए हैं, रद्द किए। क्या अब NTA की क्रेडिबिलिटी पर ही क्वेश्चन उठने लगे? डेफिनेटली राहुल जी,
एनटी की क्रेडिबिलिटी इस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क में है, क्योंकि आफ्टर नीट यूजी के इस स्कैम के बाद उन्होंने यूजीसी नेट कंडक्ट हुआ था और आफ्टर कंडक्शन ऑफ दैट एग्जामिनेशन वो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। अब उसमें भी यूजीसी नेट वाले बच्चों की मनोस्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई। उसके बाद इसी महीने के अंत में इन जून वी हैव शेड्यूल्ड अ नीट पीजी एग्जाम, जो कि ऑन दैट डे जिस दिन एग्जाम कंडक्ट होना था, बिफोर कंडक्शन ऑफ दैट एग्जाम सही आधे घंटे पहले एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। देखिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एनटीए पे है और ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक भी है। इतनी बड़ी बॉडी होने के बाद, इतनी बड़ी कंट्री के अंदर पे इतने ज्यादा बच्चों के साथ में आप एक एग्जाम को, ये कोई स्कूल का यूनिट टेस्ट नहीं था जो नीट पीजी जैसा इतना बड़ा एग्जाम था, कि आधे घंटे पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है कि एग्जाम आज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रैवलिंग करके किसी सेंटर तक पहुंचते हैं। इवन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि ये पीजी का एग्जाम है, वो अपने अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बॉन्ड में हैं, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में हैं, कहीं ना कहीं जॉब्स में हैं, और फिर इस एग्जाम को फाइट करते हैं। तो वो अपने शेड्यूल को चेंज करके कहीं पहुंचे होंगे और विद इन हाफ आवर, आधे घंटे पहले आप बता रहे हैं कि एग्जाम नहीं है। तो ऐसा करना पूरे सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी वाली सिचुएशंस, क्योंकि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सीबीएसई एक टाइम था जब ये सब चीजों को कंडक्ट कराते थे और तब बहुत अच्छे लेवल पे ये चीज कंडक्ट हो जाती थी। इवन एनटीए के हेड को ही उस कमेटी का हेड बनाना जो कि इंक्वायरीज को सेट करेगी, देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। अब ये तो वही वाली बात आ गई कि आपने चोर को ही कोतवाल बना दिया है और फिर पूछा जा रहा है कि चोरी कहाँ हुई है। तो ये वाली चीजें समझ से बाहर हैं और डेफिनेटली ये तभी ये मुद्दा इतना बड़ा होता चला जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एंड कंडक्टिंग बॉडीज की तरफ से कोई भी क्लियरिटी नहीं रखी गई है। वो हमारे सवालों के जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, हम सवाल पूछते चले जा रहे हैं। दैट्स वाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एंड एजुकेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनसे मदद मांगी है कि जब इस सिस्टम से हमें आंसर मिल ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों के साथ इतना गलत होता चला जा रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं मानता कि यहाँ पर सिर्फ बच्चा ही एक विक्टिम के रूप में आ रहा है, एक होल फैमिली विक्टिम के रूप में हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन टाइम। टीचर्स भी अपना पूरी जान, पूरा टाइम लगाते हैं इस चीज के पीछे, और तब एक साल के बाद भी इतना बड़ा लूपहोल क्रिएट हो जाना, इतने सारे सवाल आ जाना और फिर उन सवालों के जवाब ना मिलना। तो सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी रास्ता बचा था जिसके तहत हम गए, हमने दरवाजे खटखटाए, उनसे भी अपील की और डेट्स वाई देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मदद आना स्टार्ट हुई है, स्टेज लगे हैं, केस को सीबीआई को हैंड ओवर किया गया है। होप सो, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी हो जाए ताकि एक सेशन होता है एकेडमिक सेशन जो कि बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, कि अगर जो बच्चा 2024 में सेलेक्ट होके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की तरफ जाना चाहता है, उसका फर्स्ट ईयर आज डिले हो रहा है और वो उस पूरी डिग्री को अफेक्ट करता है, जैसे कि कोविड की सिचुएशन के टाइम पे हुआ था कि हमारा सेशन ही 3 से 4 महीने डिले चला गया। अब उसकी वजह से वो 5.5 साल की जो फुल डिग्री है वो डिले प्रोसेस में हो जाती है। वो 5.5 साल की डिग्री 6 साल की हो जाती है। ऑलरेडी ये डिग्री एक बहुत लंबा कोर्स है, तो उसको डिले प्रोवाइड करना बच्चे की पूरी डिग्री के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की बात है। तो थोड़ा रैपिडली अगर इस चीज को देखा जाए, इस मुद्दे को देखा जाए, तो विद इन 15 एंड 20 डेज इसको करा जा सकता है सही, कुछ हार्ड स्टेप्स को लेके। एग्जाम को नेक्स्ट ईयर के लिए सीबीटी बोला जाए, अगर दिख रहा है कि नीट फेयर वे से कंडक्ट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कॉल लिया जाए और रीनीट किया जाए, रीनीट को कंडक्ट कराया जाए और उस एग्जाम के रिजल्ट्स को जल्दी लाके इस पूरे प्रोसेस को साफ किया जाए। बहुत इजीली इस चीज को किया जा सकता है क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। देखिए 2015 में भी रीनीट हुआ था, 2016 में भी फेज 2 हुआ था। जब ऐसी चीजें पहले हो चुकी हैं एक बार, अगर रीनीट 2015 में हो गया था तो व्हाई नॉट 2024? आप 2024 में भी रीनीट कंडक्ट कीजिए। अगर पता चल गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो क्यों उनको ढूंढने में लगे? हटाइए उस पूरे प्रोसेस को, वो ऑटोमेटिकली सारी गलतियों को साफ कर देगा। उस रिजल्ट को आप रद्द कर दीजिए और आप एक नया एग्जाम को कंडक्ट कीजिए। नए एग्जाम के कंडक्शन के थ्रू एक फेयर रिजल्ट आएगा, फेयर रिजल्ट से फेयर प्रोसेस चालू हो जाएंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि नेक्स्ट रिजल्ट्स जो वो फेयर रिजल्ट्स आ जाएं। दैट्स इट, इससे ज्यादा का मुद्दा बनेगा नहीं। बिल्कुल सही। अब इस पूरी प्रोसेस में एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अब इसमें आगे क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है, क्या नजर आती है? देखिए राहुल जी, मेरे मानना ये है कि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं क्योंकि रोज हमें कुछ ना कुछ नई खबर मिलती है कि घोटाला कितना बड़ा है, किसने क्या करा है, किस तरफ से हुई है। बिहार के केस में एफआईआर तक मिली हैं, समस्तीपुर में गिरफ्तारियां हुई हैं। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं जहां पर पेपर 5 मई से पहले अपलोडेड पाया गया है, जले हुए पेपर मिले हैं।
इवन कंडक्शन ऑफ एग्जाम के टाइम पे पेपर को सही रूप से सुचारू रूप से नहीं कराया गया है, हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश का पेपर दिया गया है, टाइम से इसे मैनेज नहीं किया गया। ये एनएफ पैरामीटर्स हैं जो कि ये बता रहा है कि 2024 का नीट टोटल रिग्ड एग्जाम था, फिक्स था। तो हमको बस एक स्टेप ये उठाना चाहिए कंडक्टिंग बॉडीज को एंड दिस गवर्नमेंट को कि हम इस एग्जाम को रद्द करें और एक नए एग्जाम को कंडक्ट किए, रीनीट कराया जाए 2024 का, ताकि बच्चों के दिमाग में जो दुविधा चल रही है उसको भी हटाया जाए। देखिए जैसे अब मैं एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि परसों ही मेरी एक ऐसे बच्चे से मुलाकात हुई जो कि अराउंड 610 615 मार्क्स लेके आ रहा है एंड ही सिलेक्टेड, वो एमबीबीएस कॉलेज में जाएगा। बट उसकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसा है कि वो दिमाग में कैसा सोच रहा है कि सर मैंने इतनी मेहनत करी एंड लास्ट डेज मैंने काउंट करके निकाले कि सिर्फ अब 5 दिन बच्चे हैं इस मेहनत के, मैं लगा रहता हूँ, अब मैं वापस से उस फेज में नहीं जाना चाहता जहां मैं काउंट करके अपनी हार्डवर्क को कर रहा हूँ। तो मैं वापस से एग्जाम नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके इस नंबर को पाया है, अब मैं सीधा कॉलेज जाने की इच्छा रखना चाहता हूँ। बट पॉइंट ये है कि ये दिक्कत उसके साथ है तो बहुतों के साथ ये होगा कि वो वापस से उस हार्ड वर्किंग फेज में नहीं जाना चाहते। बट अगर ये फेयर कंडक्शन नहीं है तो बच्चों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर स्टूडेंट को, कि एक फेयर कंडक्शन से ही आगे की चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। अगर आज एक फेयर कंडक्शन के बिना ही ये प्रोसेस आगे चला गया तो बहुत सारे आने वाले डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए जैसे आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो लगातार 2024 के सिलेक्टेड स्टूडेंट में हर बच्चे ने तो चीटिंग नहीं की है, हर बच्चे ने बहुत सारी मेहनत की है, कुछ बच्चों की वजह से सब पे क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि वो 2024 के सिलेक्टेड बच्चे हैं। और डेफिनेटली वो जब अपनी एमबीबीएस खत्म करेंगे तब भी इस टैग के साथ ही वो चलेंगे कि वो 2024 के सिलेक्टेड बच्चे हैं जहां पर गड़बड़ी हुई थी। तो मेरा मानना है कि सिंपल बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चों को भी इस हक में आना चाहिए कि एग्जाम को जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए, सोशल मीडिया के थ्रू उस पावर को एकत्रित किया जाए, यूनाइट किया जाए कि हम एग्जाम कंडक्ट वापस चाहते हैं, रीनीट हो और एक फेयर कंडक्शन के बाद फेयर रिजल्ट निकले। तब कोई भी 5 साल बाद भी उन बच्चों को ये नहीं कहेगा कि ये 2024 के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। तो वो एक इतने बड़े ऑनर को उनको एक मजाक का टैग बन के रह जाएगा। जैसे कोविड के टाइम पे जब बच्चों को विदाउट बोर्ड्स कंडक्शन के जनरल पासिंग दे दी गई थी, तो आज भी उन बोर्ड्स पास बच्चों को ये बोला जाता है कि आप कोविड के पास आउट हैं, कोविड के पास आउट हैं। एग्जैक्टली ये गलती बच्चों की नहीं, ये तो कंडक्शन बॉडीज की एंड गवर्नमेंट की होगी कि आप उस चीज को करें ही नहीं जहां पर एक टैग जनरेट हो रहा है। बच्चों को कोविड पास आउट बोला जा रहा है, कोविड पास आउट बोला जा रहा है। इवन जो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, मेरा खुद का एमटेक ड्यूरिंग कोविड हुआ है, तो इंडस्ट्रीज एंड पीपल थिंक कि कोविड के टाइम पे इन्होंने कुछ पढ़ाई की ही नहीं होगी, और डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि कुछ ने नहीं की होगी, पर उसकी वजह से सारों को उस तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। वो एक टैग ऐसा जनरेट हो जा रहा है जो किसी भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो बच्चे ने पूरी मेहनत करके 720 मार्क्स लेके आया हो, वो एम्स दिल्ली में बैठा हो, लेकिन उसके बाद भी अगर उसके साथ एक ऐसा टैग जुड़ रहा है जहां पर उसकी मेहनत पे ही क्वेश्चन उठ जा रहा है, तो वो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आगे की प्रणाली यही होनी चाहिए, आगे की प्रोसेस को ये रखना चाहिए कि नीट को जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए वापस से, एक फेयर कंडक्शन फेयर रिजल्ट जनरेट करके बच्चों को प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। और इस बात को ज्यादा खरीदने की बजाय, देखिए सीबीआई अपना काम करे, जो गिल्टी है उनको सजा मिले, लेकिन बच्चों की तरफ से भी सोचा जाए, पेरेंट्स की तरफ से भी सोचा जाए। एक फेयर कंडक्शन ही उनके अगले प्रोसेस को सही करेगा और बच्चों को भी रेडी होना होगा। जैसे लास्ट वीडियो के साथ भी, और मैं अब रोज हर बच्चे से मिलते हुए कर रहा हूँ कि हम लड़ तो रहे हैं लेकिन हमको बेटा पढ़ना भी होगा। विदाउट पढ़ाई आगे का पढ़ाई जो है वो पढ़ने का ही नेचर है। तो लड़ाई के साथ पढ़ाई, नवोदय एकेडमी लगातार इस चीज को हर जगह पे प्रमोट कर रहा है, हर जगह पर हर बच्चों के साथ में इस चीज को बोल रहा है कि आप अपने हक के लिए लड़े भी और साथ साथ में इस प्रिपरेशन के दौर को आगे बढ़ाइए। जैसे हमने बहुत सारे बच्चों को कॉलिंग लगा के कि जो अपने घर जा चुके थे आफ्टर सिलेक्शन कि सर हो गया है, उनको भी कॉल लगा के मैंने बोला है कि नहीं, आप वापस आइए और इस प्रिपरेशन को वापस चालू कीजिए, आप वापस से तैयारी रखिए, क्योंकि रीनीट हम करवा के रहेंगे। मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं, हर इंस्टीट्यूट हर एजुकेटर अब आज ये चाहता है कि एग्जाम कंडक्ट होके जिन भी बच्चों के साथ में कुछ भी दुविधा चल रही थी मानसिक रूप से वो खत्म हो, पेरेंट्स की खत्म हो, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हैं, क्योंकि वो बच्चों को इस रूप में देखते हैं, इतना डिप्रेस्ड देखते हैं, इतना कंफ्यूज देखते हैं, तो उनको भी बहुत चिंता होती है और उनके पास भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। तो डेफिनेटली उस चीज को किस तरफ लेके जाए, रीनीट, फेयर एग्जाम, फेयर रिजल्ट, तो और लड़ाई के साथ पढ़ाई करते चलेंगे ना, तो एग्जाम होने पे हम उस हक को लेके आ पाएंगे। यही बस मेरा छोटा सा निवेदन है। और आपने बड़ा एक सही और बहुत अच्छा स्लोगन दिया कि लड़ाई के साथ पढ़ाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एक
प्रोसेस को इम्प्रूव करने वाली जो लड़ाई है वो तो चलती रहेगी और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में कंक्लूड होगी, पर आपको आपकी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रशांत जी, आज आपने वापस आपके बिजी शेड्यूल में से इस टॉपिक पे बात करने के लिए समय निकाला और बहुत अच्छी और कंस्ट्रक्टिव बातें आपने कही। आई एम श्योर इससे जो स्टूडेंट्स होंगे जो उसको सुन रहे होंगे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो उनका एक मेंटल ब्लॉकेज है उसको भी दूर करने में हेल्प होगी। सो आज के डिस्कशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ फर्दर अपडेट्स होंगे तो हम ज़रूर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल राहुल से, डेफिनेटली। थैंक यू।